नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज मैं फिर आपको ले चलता हूँ चैप्टर नंबर 10th डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा था। इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 उसमें था हम योगफल की सीमा द्वारा दिए गए फलन का समाकल ज्ञात करना, जो हमने किया था। उसके बाद मैंने आपको 10.2 के कुछ सवाल आपको एक्सप्लेन किए थे, जिनमें डायरेक्टली लिमिट यूज करना था और उचित विधि द्वारा पहले हम समाकलन कर रहे थे दिए गए फलन का, और समाकल होने के बाद में अंतिम स्टेप में हम उसमें जो लिमिट गिवन थी उसकी वैल्यू हम रख रहे थे, और उसका संख्यात्मक मान यानी दिए गए फलन का जो समाकल है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम पता कर रहे थे। यानी डेफिनेट इंटीग्रल का जो कंप्लीट वैल्यू आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, इसलिए वहां पर फिक्स मान आता है कि इस सवाल का इतना मान आना है। उसमें कुछ मतलब सपोज नहीं करना है, कुछ हिडन नहीं होता है, इसलिए उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो मैं 10.2 की चर्चा कर रहा था और आपको मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया था 14 तक के डाउट। आज 15 की बात करें तो वो भी आराम से हो सकता है, शायद वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि 1 माइनस जो साइन एक्स है, 1 माइनस जो साइन एक्स है, आप उसको लिख सकते हैं साइन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा उसको लिख सकते हैं। या फिर उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, जो आपको फॉर्मेशन सुटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको आप यूज करें। और हर को डेफिनेटली लिखना है आपको यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आप ऊपर अंश को लिख लें 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और हर को लिखें आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम 16वें सवाल की बात करते हैं तो 16वां सवाल अपने आप में परिपूर्ण सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए कि जो हर है उसमें से आप कोस स्क्वायर कॉमन ले लें। कोस स्क्वायर कॉमन लेते ही इस तरह से स्थिति बनेगी। आप चाहो तो मैं एक स्टेप लिखूंगा, उसके आगे नहीं लिखूंगा मैं, 0 से पाई बाई 4 ऊपर कुछ नहीं है, यहां पर है 4 साइन स्क्वायर और 5 कोस स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मैंने आपको कहा है जब आप यहां से कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे हर में से, तो यहां बनेगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1 बाई कोस स्क्वायर ऊपर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आप इस पूरे को टी मान लेना, ऊपर से एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी में चला जाएगा, और आपका सवाल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व हो जाएगा। समाकल होने के बाद आप वैल्यू रख दें, उसकी लिमिट रख दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर बात करता हूं मैं सवाल संख्या 17 की। बहुत अच्छा सवाल है, उसमें भी आप हिंट लेना चाहो तो ले लो। मैं विदाउट लिमिट सिर्फ आपके फलन को किस तरह से हल करना है उसकी चर्चा आपसे करूंगा। आप अंश और हर को 2 से गुणा करें, इस तरह से देख लें। सवाल संख्या 17वां चल रहा है, 17 चल रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस साइन को 2 बार लिखेंगे और उसमें एक कोस जोड़ेंगे और एक कोस घटाएंगे। दिख रहा होगा, एक कोस जोड़ेंगे एक कोस घटाएंगे। देखो ये साइन 2 थे, ये पहला साइन है, ये दूसरा साइन है, दिख रहा है आपको, एक कोस जोड़ा है, एक कोस मैंने आगे घटाया है। और हर, इस हर को एक बार इसके नीचे लिख देना, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी अंश के जितने भाग करते हो हर प्रत्येक भाग के नीचे सेपरेटली जाएगा, तो ऐसा आप लिख सकते हो। यहां ये एक हो जाएगा, और ये जो पार्ट है उसमें इसको टी मानने पर ये ऊपर वाला पार्ट डी टी में चला जाएगा। तो ये समझ में आ गई स्टेप्स आपको क्या यूज करनी है 17th की। 18th में फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट हो जाएगा और इंटू में एक्स पढ़ा हो सेकंड हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स को आप टी लेंगे, ये भी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। 19th नंबर का डाउट।
उसके बाद बात करते हैं सवाल संख्या 20 की। तो देखिए सवाल को कैसे आप हल करेंगे। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन तो यूज नहीं करें, पर सवाल को सरलतम रूप में लाने तक एक्स स्क्वायर को कुछ मान सकते हैं, किसी वेरिएबल में इसको डाल सकते हैं सरलतम रूप में। मैं यहाँ पर सवाल में से सिर्फ फलन लिखूंगा, समाकलन का निशान नहीं लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा सरलतम रूप में लाऊंगा, उसके बाद आगे समाकलन करूंगा, इसका समाकल का निशान लगाऊंगा। ये है हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने सिर्फ फलन लिखा एक बार और इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं यहां पर मान लेता हूं, माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, तो क्या होगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास में वाई, और नीचे वाई प्लस ए स्क्वायर हो गया। नहीं मानते तो भी हो सकता था, पर आपको थोड़ी सी आसान रही इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब इसे आंशिक भिन्नों बदल दें आप। आंशिक भिन्नों में क्या करेंगे कि ये जो सवाल है वो तो अपनी जगह ऐसा रहेगा ही, आप इसे लिख दें ए के गुणनखंड को ए के नीचे वाई प्लस ए स्क्वायर, और दूसरे गुणनखंड को बी के नीचे वाई प्लस बी स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो लघुत्तम यानी हर इसका लघुत्तम दोनों कोष्टक गुणा में आएंगे, सेम ऐसा आएगा, दोनों के हर समान होंगे, इसलिए मैं लघुत्तम लिखता ही नहीं हूं, सिर्फ अंश लिखूंगा मैं। तो यहां पर आएगा a ब्रैसिस वाई प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यहां प्लस b ब्रैसिस वाई प्लस ए स्क्वायर। आगे देखिए हम बात करते हैं इसकी, तो क्या आ रहा है, a और b की वैल्यू हमें पता करनी है। तो स्टूडेंट्स जब हम इनकी तुलना करना चाहेंगे तो पहले इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा कि a इंटू वाई प्लस a इंटू बी स्क्वायर, b इंटू वाई और b इंटू ए स्क्वायर, इन दोनों में से y कॉमन आ सकता है, तो यहाँ a प्लस बी हो जाएगा, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कैपिटल A स्मॉल बी स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्मॉल ए स्क्वायर। इधर y पड़ा है, हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, तो तुलना करने में क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। वेरिएबल है y, तो y का गुणांक को, यहाँ y के गुणा में 1 पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा, इट मींस उसके गुणा में 1 तो जरूर से पड़ा है। यहाँ पर y का गुणांक 1 है, तो यहाँ भी y का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा 1। तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर पहला समीकरण बना a प्लस बी बराबर हो गया 1, समीकरण संख्या 1 हो गया। फिर ये कांस्टेंट है, तो इधर कांस्टेंट है ही नहीं, y के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इट मींस इधर कांस्टेंट क्या हो गया 0। तो यहां पर कांस्टेंट है कैपिटल A स्मॉल b स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्मॉल a स्क्वायर, यानी a b स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर इज इक्वल 0। समीकरण संख्या 2, यहां से हम a या b का वैल्यू पता कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास में कैपिटल A का वैल्यू आ गया माइनस कैपिटल B स्मॉल a स्क्वायर बाई स्मॉल b स्क्वायर, a का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। ये a का वैल्यू मैं उठाकर समीकरण 1 में रखता हूं, तो मेरे पास b का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहां वैल्यू रखा तो b का वैल्यू आया 1 प्लस कैपिटल B स्मॉल a स्क्वायर बाई स्मॉल b स्क्वायर। b का वैल्यू हमारे पास बना b स्क्वायर, और ये भी अपने आप में b स्क्वायर, ये इसको एक बार थोड़ा सा एक स्टेप और लिखता हूं, फिर आगे सोल्व करना इजी रहेगा। ये b माइनस चलो यहीं से एक स्टेप और एक्सप्लेन कर दूं आपको मैं। ये हो गया हमारे पास में माइनस b स्मॉल a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और प्लस b इज इक्वल 1 है। यहां से b हमारे पास कॉमन आ सकता है, तो b मैंने कॉमन लिया, तो पहले इसमें से लेऊंगा तो 1 बच गया, यहां से माइनस स्मॉल a स्क्वायर बाई स्मॉल b स्क्वायर बचा, इज इक्वल यहाँ पर 1 पड़ा है। इसको हल करता हूं स्टूडेंट्स, तो ये रहेगा हमारे पास में, एक तो ऊपर रहेगा ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, तो ये आ गया b स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारे पास b का वैल्यू रहा, किसका रहा b का वैल्यू। यहां पर a का वैल्यू भी कंप्लीटली नहीं आया हमारे पास में,
तो यहाँ पर b का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ये वैल्यू भी कंप्लीटली बन जाएगा। माइनस b का वैल्यू है हमारे पास में b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनटू में पड़ा है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो a का वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स, वो a का वैल्यू आ रहा है माइनस का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हो चाहो तो, ये प्लस का ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप एक्सचेंज करोगे तो माइनस कॉमन आएगा, वो माइनस इसको प्लस बना देगी। तो हमारे पास b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, आंशिक भिन्नों में बदलकर हमने a और b का वैल्यू पता कर लिया। वो हम a और b का वैल्यू यहां रखेंगे और समाकलन करने से पहले y का वैल्यू भी वापस रख देंगे। एक स्टेप आप चाहो तो मैं यहां लिख दूं, देखिए यहां पर इस स्टेप को देखना, मैं यहां पर एक सवाल था, आपको याद होगा अपनी बुक में पढ़ा है, दिख रहा होगा, मैं सवाल को वापस फॉर्मेशन में ला रहा हूं। तो सवाल लिखा जाएगा इंटीग्रल या a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमारे पास पड़ा है माइनस का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप, माइनस का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल, ये का वैल्यू हो गया 1 बाई, यहां y का वैल्यू वापस रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। बी का वैल्यू था हमारे पास में बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 बाई, y का वैल्यू वापस रखना है हमें एक्स स्क्वायर बाई, वो हमने सरलतम रूप में इसे कन्वर्ट करने के लिए हेल्प ली थी, सहायता ली थी कि हमने एक्स स्क्वायर को y में कन्वर्ट किया था, सहायता के लिए, हमारी हेल्प के लिए कि इजी हो जाए सवाल, स्टेप्स अच्छा चले, इसलिए हमने ऐसा किया था। पर जब हम इंटीग्रल करेंगे तो समाकल तो उसी फलन का होता है जो फलन हमें एक्चुअल में दिया गया था, सवाल में जो मिला था, सवाल में एक्स स्क्वायर मिला था, तो एक्स स्क्वायर का ही समाकलन करना है, y का नहीं होगा यहाँ पर। तो y की वैल्यू मैंने वापस यहाँ पर रख दी है, ये हो गया बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, आराम से आगे हो जाएगा। ये कोफिशिएंट गुणांक के रूप में पढ़ा रहेगा, इसका सूत्र होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि 1/a tan इनवर्स x/a, यहाँ पर भी वही सूत्र लग जाएगा। दोनों में से जो कॉमन आना है वो आप कॉमन ले सकते हैं, बचा हुआ पार्ट आपका समाकल हो जाएगा और लिमिट आप उसमें रख देंगे। स्टूडेंट इस तरह आप बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने 20 नंबर का 20वें नंबर का सवाल आपको एक्सप्लेन किया है। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 20वां। अब हम 21वें की बात करें तो फलन पड़ा log x। जब सिंगल फलन हो और ऐसा फलन हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है, जैसे log x पड़ा है या tan इनवर्स पड़ा है, इस तरह से कुछ पड़ा है, तो आप उसको क्या करेंगे कि गुणा में उसके एक मान लें, इकाई को आप सेकंड फलन मान लें और दिया गया log x या tan इनवर्स sin इनवर्स है उसको पहला फलन मान लें और यहाँ पर आइलेट के द्वारा पहला इंटू दूसरा लगाकर इसको हल करें और फिर वैल्यू अपने को लिमिट रखनी है, आंसर जो न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगा। और 22वां सवाल अपन करेंगे तो इजी गोइंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहो तो इसके रूप में, हिंट के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ। सवाल संख्या 22 है, इंटीग्रल, इसका लिमिट है 4/पाई से 2/पाई, और दो फलन पड़े हमारे पास, वो फलन है -1/x³ और इंटू cos 1/x इंटू dx, ये सवाल है। तो थोड़ा सा फॉर्मेशन इसका बनाते हैं हम, देखो सवाल को हम थोड़ा सा इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमारा कोई भी जो मेथड है, कोई भी जो आइडेंटिटी है जो समाकल करने की है, वो उस पर एग्जैक्टली अप्लाई हो सके, उस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिखूंगा -1/x² वाला लिख दूंगा और एक लिखूंगा मैं ओनली 1/x, और एक पड़ा हमारे पास में cos 1/x इंटू dx।
यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। लेट 1/x इज इक्वल t है, तो इसका जब आप अवकलन करोगे तो वो आएगा -1/x² इंटू dx इक्वल dt। यानी ये दोनों पार्ट यानी -1/x² इंटू dx से dt में चला जाएगा। 1/x को हमने t माना ही था और ये cos t हो जाएगा, तो t इंटू cos t हो गया, फलन बन गया आराम से। t इंटू cos t, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। और यहाँ लिमिट भी चेंज होगी। आप कहेंगे x का वैल्यू 4/पाई है, x का वैल्यू 4/पाई है, तो t का वैल्यू π/4 हो गया। और जब x का वैल्यू 2/पाई है तो t का वैल्यू हो गया π/2, यानी π/4 से π/2, ये उसकी लिमिट हो जाएगी। इस तरह से आप सवाल देख ले बोर्ड पे एक बार आराम से, पूरा सवाल दिख रहा है आपको। इस तरह आप सवाल इसका हल करेंगे। ये 22वां सवाल मैंने आपको हिंट के तौर पे 2 स्टेप एक्सप्लेन की है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो सवाल संख्या 23 की बात करें कि 0 से π/2 लिमिट है उसका sin x इंटू cos x इंटू dx बाई cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 है। तो आप cos x को जब t मानेंगे तो आराम से काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल अच्छी तरह हो जाएगा। उसके बाद रूट x बाई 3 - x है, तो 3 - x पूरे को आप t² भी मान सकते हैं और t भी मान सकते हैं। मैं कह रहा हूं t² माने, ज्यादा बेटर आपका रहेगा। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछें। 25वें सवाल की बात करें तो x² बाई 1 + x² है, तो घाते दोनों के समान हैं, तो या तो आप करें अंश में एक जोड़ें और एक घटाएं। जब जोड़ेंगे तो x² + 1 बनेगा और -1 बनेगा, तो x² + 1 के नीचे हर को एज इट लिख दे तो वो 1 बन जाएगा और आगे वाला 1/a tan इनवर्स x/a के फॉर्मेट में आ जाएगा। 26 तो इजी वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट होगा और आप इसको सवाल को आगे अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपको 10वें चैप्टर की अभ्यास प्रश्नमाला या एक्सरसाइज कहें तो 10.2 के सारे सवाल एक्सप्लेन किए। उसके पहले कुछ बहुत ही शानदार स्टैंडर्ड के और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल पढ़ें, वो एग्जाम्पल आप जरूर से देखें, जरूर से समझें, हल करें और दिक्कत हो तो मेरे को पूछें, कॉल करें या लिख कर भेजें। मैं कह रहा हूं आप बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉल करें। एक कुछ बच्चों का ऐसा फोन करने पे आ रहा, सर मैं पीछे रह गया इसलिए पीछे वाला पार्ट देख रहा हूं। स्टूडेंट्स इस बात को वापस से नोटिफाई करें, इसको ध्यान दें, नोटिस करें कि आप पीछे रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे रह गए वो काम आप 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कर ले, बट आज का काम आज ही करना है, आज ही देखना है। पीछे वाला मिस हो गया, इस चक्कर में आप आगे वाला वीडियो नहीं देखो, आपकी एब्सेंट लग रही है, बार बार एब्सेंट लग रही है, बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार आपको इसके बारे में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। आप बिना कहे समझदार हैं, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है, वो अपना भला बुरा अच्छी तरह जानता है, उसको अपना भला बुरा सोचना चाहिए, अपने भविष्य निर्माण के बारे में उसको विचार करना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए। और मैं आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान जो इन्वायरमेंट चल रहा है, वर्तमान जो परिसर जो हमारा चल रहा है, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है, प्रेजेंट कंडीशन जो है हमारे वर्ल्ड की, उसको ध्यान में रखें। तो इफ यू हैव ए मोर टैलेंट अदर देन पर्सन्स और अदर देन जो अपने कॉम्पिटिटर है उनसे, यदि आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास बहुत IQ पावर अच्छी है, आप लोगों से हट के सोचना जानते हैं, तो आपकी वैल्यू है इस प्लेटफॉर्म पे, वरना कोई वैल्यू नहीं है। और वो वैल्यू, वो अलग से IQ पावर, वो अलग से आपकी पहचान बनानी है। तो आप अभी इस स्टेज पे आपको जो वर्क करना है, यानी हमेशा पहचान बनाने के लिए नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को 5 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद करना है, उसके लिए आज की नींव मजबूत होनी चाहिए। और आज की नींव मजबूत करने के लिए प्रेजेंट वर्क को 100% तन्मयता के साथ पूरा करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी क्या फर्क पड़ रहा है, क्या ये वर्ड, ये क्वेश्चन मार्क है ना, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, अरे कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। ये जो वर्ड है हमें 5 दिन पीछे ले जाते हैं, एक छोटा सा पल हमें 5 दिन पीछे ले जाता है। एक दिन का वीडियो नहीं देखना, एक दिन की क्लास मिस करना, इट मींस आप एक वीक एग्जैक्टली पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा वीक का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा यदि कहीं से भी लिंक टूट जाता है। ये एक चेन है, चेन की एक कड़ी भी कहीं से मिस होती है तो वो चेन नहीं रहती है।
चेन तभी है जब वो सारी कड़ियां एक ही रूप से, एक ही तरह से, एक ही सिचुएशन में, एक ही पोजीशन में और एक ही आकार में बंधी रहती है। और उस आकार को बनाए रखने के लिए आपको डेली वीडियो देखना है, डेली पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, होमवर्क करना है और इन सब बातों को ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ स्पेशल आपको जो फॉर्मूले हैं और कुछ गुणधर्म है वो समझाता हूं। आज मैं मुश्किल से 3 या 4 गुणधर्म की बात करूंगा जो हमारे बहुत ज्यादा काम में आते हैं। बाकी गुणधर्म की बात हम कल करेंगे। आज के वीडियो में हम 2-3 गुणधर्म सीखकर उनसे रिलेटेड सवाल हल करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, देखिए कौन से गुणधर्म है जो विशेष रूप से डेफिनेट इंटीग्रल में काम में आते हैं। जैसे हमारे पास कोई फलन है, कुछ विशेष गुणधर्म है। पहले की बात करता हूं कि यदि कोई फलन f(x) किसी सीमा 0 से a में यदि उसका समाकलन हम कर रहे हैं, 0 से a लिमिट है उसकी, देखिए 0 से a लिमिट है उसकी, तो इसको हम उसी लिमिट में यहां x माइनस a यानी हमारा जो बड़ा फलन उसको हम a माइनस x के रूप में भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इंटू dx ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, परिवर्तनशील नहीं है। इस गुणधर्म को एक बार मैं विस्तार से आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए जरा समझिए ये स्थिति कैसे बनी। देखना एक्चुअल में क्या होता है कि किसी फलन की लिमिट, इंटीग्रल की लिमिट a से b होती है और कोई फंक्शन f(x) है, वो x के सापेक्ष यदि समाकलित हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि f(a + b - x), लिमिट वही रहनी अपनी, लिमिट वही रहनी अपनी, इस तरह से लिखते हैं। अब सर आप पूछे सर ऐसा कैसे लिख दिया? हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, आप ढंग से देखते रहे कि इसको आपने ऐसा क्यों लिखा, जवाब दीजिए, इसको आपने ऐसा क्यों लिखा, दोनों बराबर कैसे हैं हमें समझाइए। मैं यहां समझाता हूं आपको, देखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कि ये वाला पार्ट इसके बराबर कैसे है। तो पहले तो मैं एक प्रॉपर्टी उसके लिए समझाना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहां लिखा है कि लिमिट a से b में f(x) इंटू dx लिखा है, तो यदि मैं इसको fy इंटू dy लिख दूं, या मैं उसको उसी लिमिट में a से b लिमिट में ft इंटू dt लिख दूं, या मैं इसी लिमिट में इसको यानी a से b लिमिट में इसको f थीटा इंटू d थीटा लिख दूं, ये सारे इक्वल है। सवाल जिस वेरिएबल में डिफाइन है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम उसका समाकल ज्ञात कर रहे हैं, उसका समाकलन कर रहे हैं। यहां t के पदों में फलन डिफाइन है तो हम t के सापेक्ष उसका समाकलन कर रहे हैं। यहां थीटा के पदों में सवाल डिफाइन है, फलन डिफाइन है तो उसका थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो किसी फलन का यदि उसी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो लिमिट को सेम रखते हुए उन्हें अपन विभिन्न वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको fy, ft, fθ, fz, fl, fn इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये सब बराबर है, देख लीजिए, क्योंकि लिमिट बराबर है, सिर्फ वेरिएबल ही है। यहां पर y की जगह a b रखेंगे या t की जगह a b रखेंगे या थीटा की जगह a b रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, वैल्यू सेम आनी है। यहां किसी में देखो, यहां पर जो अननोन वेरिएबल कौन आएगा, y आएगा। लास्ट में हम हल करने के बाद लिमिट रखते हैं तो y की जगह a और b रखना है, रखना तो a और b है ना। इसमें क्या करना है, लास्ट में समाकलन होने के बाद t की जगह a और b रखना है, रखना तो a और b है ना, वैल्यू तो a और b के पदों में आएगा। और यहां पर थीटा की जगह a और b रखना है तो आंसर तो a और b के पदों में आएगा। तो सवाल के मान पर, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये ध्यान में रखें।
मैं ये इसके बराबर कैसे इस बात को प्रूव कर रहा हूं। मान लीजिए, माना a प्लस बी माइनस एक्स बराबर, मैंने इसको y ले लिया, चलो t ले लेता हूं, हमें t मानने की आदत जुबान पे ज्यादा, तो t ले लिया मैं, कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से। दोनों पक्षों का आप अवकलन करेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल डी टी हो गया, और dx इक्वल आप माइनस डी टी भी इसको लिख सकते हैं। अब लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि जब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो निश्चित समाकलनों में लिमिट भी चेंज हो जाती है। जब यहां पर ये अपनी जगह इसको किसी दूसरे वेरिएबल में डालोगे, t में डालो, y में डालो, तो लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ये आपको पता है अच्छी तरह से, मैं भी आपको बता चुका हूं। तो लिमिट चेंज करूंगा, यहां पर जब a है, जब x है तब a है, या जब x का मान a है तब t क्या आएगा, जब x का मान b है तो t क्या आएगा। जब x बराबर a है तो t बराबर b हो गया। t बराबर क्या हो, b कैसे हो, देखो x का मान a है तो माइनस का a प्लस का a कट गया, x का मान क्या आ गया, b आ गया, तो t का मान क्या आ गया, b आ गया। और जब x का वैल्यू b है तो t का मान a हो गया, क्योंकि x का मान b है तो b माइनस b 0 हो गया, क्या आ गया, t का मान a आ गया। अब लिमिट क्या होगी, अब लिमिट हो गई यहां पर b से a से b नहीं थी, b से a, और ये dt किसका था, माइनस का था, तो यहां पर आ गया माइनस dt। फलन किसके पदों में हो गया, इसको मैंने क्या माना, t माना, तो यहां पर क्या रखूंगा, t, तो ये तो रहा t और इनटू में हो गया dt। समझ लीजिए, एक गुणधर्म मैंने आपको शायद कल भी बताया होगा, नहीं बताया तो वापस सुन लीजिए। जब लिमिट हमारे पास a से b है, लिमिट a से b है, इसको लिमिट को चेंज कर दो, b से a करते ही माइनस का निशान कॉमन आ जाया करता है। कल बताया था, मुझे याद आ रहा है, इन लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी। तो यहां पर a से b को b से a करके, यानी लोअर को अपर, अपर को लोअर करते बाहर माइनस का निशान कॉमन आ जाता है। तो मैं यहां जब एक्सचेंज करता हूं, b से a को a से b में लिखता हूं, तो माइनस का निशान निकल कर आएगा, वो माइनस का निशान इसको प्लस का बना देगा, इंटीग्रल a से b हो गया, और यहां पर एफ टी और इंटू डी टी रह गया। समझ में आई इतनी बात। अब क्या हुआ कि देखिए यहां पर थोड़ा सा, या दिख नहीं रहा, मैं इसको शॉर्ट करता हूं, ये a से b हो गया, माइनस निकल कर आया, प्लस बन गया, ये एफ टी इंटू डी टी हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। देखिए मैंने आपको बताया यहां पर फलन t के पदों में यदि डिफाइन है और उसका t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो यहां पर x लिख के dx लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y लिख के dy लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको वापस यहां पर लिमिट a से b, लिमिट a से b, और यहां पर f x इंटू dx लिखूंगा। देख लीजिए वापस हमारे सवाल के बराबर था या नहीं, ये रहा हमारा सवाल, दिख रहा है आपको, ये रहा एज इट आ गया। तो हम किसी भी फलन की लिमिट a से b होती है तो हम फलन लिमिट a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स को उसी लिमिट में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी विशेष स्थिति क्या बनती है कि जब कभी a का मान 0 हो जाए, a का मान 0 हो जाए, क्या आएगा, यहां पर 0 से b बनेगा तो b माइनस एक्स, यानी लोअर लिमिट 0 हो जाती है और अपर लिमिट कुछ भी होती है, यहां पर 0 से 5 होता तो इसको 5 माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। दोनों का मान समान होता है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक आइडेंटिटी, एक विशेष गुणधर्म को समझाया है कि क्या है। 0 से यहां पर 50 है, 0 से 50 एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहां पर 0 से 50 ही रहेगा, यहां पर एफ 50 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां 0 से पाई है, एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो बराबर 0 से पाई लिमिट ही रहेगी, यहां पर एफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पर ये पाई माइनस एक्स 50 माइनस एक्स गुरुजी क्यों लिख रहे हो, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क सवाल की वैल्यू पर नहीं पड़ेगा, पर हम जब इस तरह के सवालों में आगे बढ़ेंगे तो उन सवालों में इन प्रॉपर्टीज का, इन विशेष गुणधर्मों का बहुत ही हमारे लिए फायदे का काम होगा कि वो सवाल फट से हल हो जाएंगे, दूसरे फॉर्म में आ जाएंगे, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे कि उनको हल करना, उनका समाकलन करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको ये गुणधर्म बताया है। इन एक गुणधर्म में मैंने 3 बातें बताई, देखो ये भी बताया है, ये भी बताया है और ये भी बताया है। अब और इनसे रिलेटेड गुणधर्म
हम पढ़ेंगे, इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। और इसका आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, डेली वीडियो देखें, डेली पढ़ाई करें और होमवर्क करें और पूरा जोर, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।